चलिए श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 11th। हमने सबसे पहले शुरुआत करते हैं मैप से, ठीक है, फिर उसके बाद आगे बात करते हैं। मैप देख लीजिए एक बार। ये आपकी कौन सा है, ये ध्यान रखिएगा, सिंधु नदी तंत्र, ये वाला, ठीक है। इसमें बस इतना पता होना चाहिए कि ये कहाँ पर है। उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें जो है सिंधु नदी में 5 नदियाँ आकर के मिलती हैं। ये देखिए पंचनद जिसको बोलते हैं, ये थोड़ा सा आइडिया रखे रहिएगा। उसके बाद गंगा, ये देखिए गंगा नदी तंत्र है ये वाला पोर्शन। और उसका देखिए है ब्रह्मपुत्र नदी पोर्शन, ठीक है। अब हम इसका डिटेल में डिस्कशन करेंगे, ध्यान रखिएगा। इसका पूरा डिटेल में डिस्कशन होगा, इसलिए आप ये ध्यान रखिएगा कि लोकेशन कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। चलिए पॉइंट चलते हैं। पहले हिमालयी अपवाद तंत्र चर्चा हो रही थी और हिमालयी अपवाद तंत्र में नदियों के बारे में डिस्कशन करना आज, ठीक है। उम्मीद है बातें समझ में आ रही होंगी। देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि तैयारी में आपको मोटिवेशन बनाए रखना है, एक रेगुलरिटी बनाए रखनी है, एक जो था निरंतरता। किसी भी काम को शुरू करना ना ये आसान काम होता है, क्योंकि अचानक से रातों रात प्लान आता है, रातों रात मोटिवेशन आता है, रातों रात जोश आता है और लगता है कि अब हम जो है बहुत कुछ कर देंगे। जब आप 2 दिन काम करते हैं, 3 दिन काम करते हैं, 4 दिन करते हैं, फिर धीरे धीरे समझ में आता है ओहो तो बड़ा कठिन काम है, ये तो मैंने शुरू कर दिया लेकिन जो है बहुत कठिन काम है। ये यूपीएससी की जर्नी में बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। आप शुरू करेंगे, है ना, शुरू करेंगे, थोड़ा सा लगेगा कि हाँ अब जो है बहुत कुछ कर दूंगा, बहुत बदल दूंगा, दुनिया बदल दूंगा, है ना। 2-4 टॉपर्स को देखते हैं या 2-4 और अन्य लोगों को भी देखते हैं तो लगता है कि बस मैं करीब ही हूँ। लेकिन 5वें दिन 6वें दिन लगता है कि तो कुछ मिला ही नहीं। 4 दिन मैंने जो मेहनत किया तो कुछ मिला ही नहीं, मुझे कोई आइडेंटिफिकेशन भी नहीं मिली। तो फिर लगता है कि यार कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। फिर मोटिवेशन जो है जब आप शुरुआत करते हैं 10 घंटे 12 घंटे से, फिर वही जाकर के पहुंच जाता है 6 घंटे 7 घंटे पर। तो कहने का मतलब क्या है कि आपके पास अगर सॉलिड रीज़न नहीं है, अगर ठोस कारण कोई नहीं है, तो इस समझिए कि इस यूपीएससी की जर्नी में बहुत मतलब थोड़ा सा दिक्कत आती है। दूसरे को देख कितने दिन तक टिक पाएंगे, नहीं टिक पाएंगे ना। खैर मोटिवेशन बना रखिए, बस इतना ध्यान रखूंगा, है ना। सिंधु नदी तंत्र इस चर्चा करना है। सिंधु नदी तंत्र यह विश्व के सबसे बड़े नदी द्रोणियों में से एक है, जिसका क्षेत्रफल मुझे याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना पता नहीं है, जिसका क्षेत्रफल 11,65,000 वर्ग किलोमीटर है ना। 11,65,000 वर्ग किलोमीटर है। भारत में इसका क्षेत्रफल, आप ये ध्यान रखिए कि भारत में इसका क्षेत्रफल 3,21,289 वर्ग किलोमीटर है। इसकी कुल लंबाई 2,880 किलोमीटर है और भारत में इसकी लंबाई 1,144 किलोमीटर है। इतना ध्यान रखिएगा, मतलब बस वैसे सुन लीजिए, मान के याद कर लीजिए। जो इनको लगेगा नहीं याद होना चाहिए फैक्ट तो याद कर सकते, कोई दिक्कत बात नहीं है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है क्योंकि क्वेश्चन इस पर बनते नहीं ज़्यादा, ठीक है। अब देखिए भारत में यह हिमालय की नदियों में सबसे पश्चिमी है, ये ध्यान रखिएगा। भारत में यह हिमालय की नदियों में सबसे पश्चिमी है, ये ध्यान रखिएगा। इसका उद्गम, ये ध्यान रखिए उसका उद्गम कहाँ पे हुआ, ये मिलाने के लिए कभी कोई क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा। इसका उद्गम तिब्बती क्षेत्र में, इसका उद्गम तिब्बती क्षेत्र में कैलाश पर्वत श्रेणी में बोखरचू के निकट एक हिमनद 31 डिग्री 15 मिनट और 80 डिग्री 40 मिनट पूर्व से होता है, जो 4,164 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। बस इतना याद रखिए, मतलब इतना भी नहीं सोचना है, ये पॉइंट जरूर ध्यान रखिएगा कि इसका उद्गम तिब्बत क्षेत्र में कैलाश पर्वत की बोखरचू, ये वाला ध्यान रखिएगा, बोखरचू, है ना, के निकट एक हिमनद में, ये वाला थोड़ा ध्यान रखिएगा। उसके बाद आते हैं तिब्बत में इसे, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, ये फैक्ट है कि तिब्बत में इसे सिंगी खंबान, है ना। तिब्बत में इसे सिंगी खंबान अथवा शेर मुख कहते हैं। कहाँ पर? तिब्बत में इसे सिंगी खंबान अथवा शेर मुख कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। लद्दाख व जास्कर श्रेणियों के
थोड़ा सा लद्दाख व जास्कर श्रेणियों के बीच से उत्तर पश्चिमी दिशा में बहती हुई यह लद्दाख और बाल्टिस्तान से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? लद्दाख और बाल्टिस्तान से गुजरती है। लद्दाख श्रेणी को काटते हुए यह नदी जम्मू और कश्मीर में गिलगिट के समीप एक दर्शनीय महाखंड का निर्माण करती है। थोड़ा सा ये भी ध्यान रखिएगा कि लद्दाख श्रेणी को काटते हुए, है ना, यह नदी जम्मू और कश्मीर में गिलगिट के समीप एक दर्शनीय महाखंड का निर्माण करती है। ठीक है, उम्मीद है बातें समझ में आ रही होंगी। यह पाकिस्तान में चिल्लस के निकट, यह जो है पाकिस्तान के चिल्लस के निकट दर्दिस्तान प्रवेश में प्रवेश करती है। दर्दिस्तान, अब दर्दिस्तान कहाँ पर है ये ध्यान रखिएगा, है ना, कि चिल्लस मतलब पाकिस्तान के निकट, पाकिस्तान में चिल्लस के निकट। चिल्लस, अब नाम ही नहीं सुन, कितने लोग नाम ही नहीं सुन के ये चिल्लस क्या है, ये दर्दिस्तान प्रवेश क्या है, बस इतना ध्यान रखिएगा ना, कि यह पाकिस्तान में चिल्लस के निकट दर्दिस्तान प्रवेश में प्रवेश करती है। मानचित्र पर इस क्षेत्र को रेखांकित करिए, आपका काम है, रेखांकित कर लीजिएगा। कौन देख रहा है? नहीं करिए, कोई नहीं देख रहा है ना। सिंधु नदी, अब पॉइंट यहां से इंपॉर्टेंट है, यहां से आपको ध्यान रखना है कि सिंधु नदी से रिलेटेड क्वेश्चन जो आते हैं पेपर में वो कैसे आते हैं। ठीक है, सिंधु नदी की बहुत सी सहायक नदियां हिमालय पर्वत से निकलती हैं। सिंधु नदी की बहुत सी सहायक नदियां हिमालय पर्वत से। अभी एक नदियां कौन कौन सी ध्यान रखिएगा कि श्योक, गिलगिट, जास्कर, हुंजा, नुब्रा, शिगार, गास्टिंग, वद्रास। कौन कौन? फिर से एक बार श्योक, गिलगिट, जास्कर, हुंजा, नुब्रा, शिगार, गास्टिंग, वद्रास। ठीक है, ये सब की सब कहां से निकलती हैं? ये सब निकलती हैं हिमालय पर्वत से। ठीक है, अंततः यह नदी ध्यान रखिएगा, अंततः यह नदी अटक के निकट, अटक ये क्या है ध्यान रखिएगा, अंततः यह नदी अटक के निकट पहाड़ियों से बाहर निकलती है ना, पहाड़ियों से बाहर निकलती है, जहां दाहिने तट पर काबुल नदी इसमें मिलती है। कौन सी नदी? काबुल नदी इसमें मिलती है। इसके दाहिने तट पर मिलने वाली, ये क्वेश्चन, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पता होता है, ये पूछा जाता है अक्सर कि बाएं साइड से, दाएं साइड से कौन आके मिलती है, इतना थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके दाहिने तट पर इसके दाहिने तट पर मिलने वाली अन्य मुख्य सहायक नदियां खुर्रम, तोची, गोमल, विबोआ, संगर है। अब दाहिने तट पर मिलने वाली नदियां हैं, है ना, नाम आप नहीं सुने होंगे शायद, उम्मीद है कि मतलब कि ऐसे नाम कि खुर्रम, तोची, और सुने भी होंगे तो भूल भी गए होंगे। खुर्रम, तोची, गोमल, विबोआ और संगर। ये भी ध्यान रखिए सहायक नदियां हैं इसकी। कभी कभी तो ये भी नहीं पता होता कि सहायक नदियां हैं कि नहीं, ये खुर्रम, तोची, गोमल, विबोआ और संगर, है ना, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि सहायक नदियां हैं। ये सभी नदियां सुलेमान श्रेणियों से निकलती हैं। ये सभी नदियां किससे निकलती हैं? सुलेमान श्रेणियों से निकलती हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है कि यह नदी दक्षिण की ओर बहती हुई मीथन कोट के निकट पंचनद का जल प्राप्त करती है। किसके निकट? मीथन कोट के निकट। क्या? यह नदी दक्षिण की ओर बहती हुई मीथन कोट के निकट पंचनद का जल प्राप्त करती है। पंचनद मैंने आपको पहले बताया था, पंचनद नाम पंजाब की 5 मुख्य नदियां कौन कौन सी? सतलुज, व्यास, रावी, चेनाब, झेलम को दिया गया। याद रखिएगा कि सिंधु नहीं सब शामिल है, पंचनद मतलब 5 अलग हैं, सिंधु में जाके मिलती हैं ये सब, इतना ध्यान रखिएगा कि 5 मुख्य नदियों सतलज, व्यास, रावी, चेनाब और झेलम को दिया गया। ठीक है, उसके बाद क्या है, थोड़ा सा वेट करिएगा, ये देखिए अंत में सिंधु नदी कराची के पूर्व में अरब सागर में जा गिरती है।
कराची के पूर्व में कहाँ गिरती है? सिंधु नदी कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है। भारत में सिंधु जम्मू और कश्मीर राज्य में बहती है। याद रखिएगा, भारत की बात करें तो भारत में सिंधु कहाँ पर बहती है? जम्मू और कश्मीर राज्य में बहती है। ये लाइन ध्यान रखिए, भारत में सिंधु जम्मू और कश्मीर राज्य में बहती है। उसके बाद क्या है? झेलम जो सिंधु की महत्वपूर्ण सहायक नदी है, झेलम सिंधु की महत्वपूर्ण सहायक नदी है, कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्वी भाग में पीर पंजाल गिरिपद में स्थित वेरी नाग झरने से निकलती है। ध्यान रखिएगा, किससे निकलती है? वेरी नाग झरने से निकलती है। कौन? झेलम। झेलम किससे निकलती है? झेलम निकलती है वेरी नाग झरने से। वेरी नाग, नाग चलो ठीक बात समझ में आती है, वेरी लगा दी, वेरी नाग हो गया, है ना। बाकी याद करने तरीके हैं बाकी, ठीक है ना। पीर पंजाल में स्थित है, ये ध्यान रखिएगा। वेरी नाग कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है पीर पंजाल झरने, ठीक है, पीर पंजाल में। अब देखिए, पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले क्या? पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले यह नदी श्रीनगर और वूलर झील से बहते हुए एक तंग व गहरे महाखंड से गुजरती है। पाकिस्तान में झंग के निकट यह चेनाब नदी से मिलती है। कहाँ? पाकिस्तान में झंग के निकट यह चेनाब नदी से मिलती है। इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए, इतना अब ऑब्जर्वेशन से एक पता चलने लगा होगा कि आपको कौन से पॉइंट प्रीलिम्स के लिए है, कौन से पॉइंट मेंस के। मेंस के प्रीलिम्स के लिए जो भी सिलेबस वगैरह है, ये मैं डिस्कस करने की एक अलग वीडियो बना दिया हूँ, ठीक है ना। आप उस पर जो है देखते रहिएगा कि उसके लिए मैं अपडेट करता रहूँगा, ठीक है ना। तो एक इंटीग्रेटेड नहीं चलेंगे तो कन्फ्यूज हो जाएंगे, बस इतना कहने मेरा मतलब है ये। चेनाब, अब चेनाब की बात हो रही है। अब तक किसकी बात हो रही थी? झेलम की बात हो रही थी। अब किसकी बात हो रही है? चेनाब की बात हो रही है। देखिए, चेनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये लाइन इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। चेनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये लाइन मैं नहीं बोल रहा हूं, ये लाइन एनसीईआरटी लिख रही है, देख लीजिए कि चेनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह चंद्रा और भागा दो सरिताओं के मिलने से बनती है। चेनाब किससे मिलने बनती है? चेनाब चंद्रा और भागा, दो नदियां, कौन कौन से? चंद्रा और भागा, इन दोनों के मिलने से बनती है। इतना ध्यान रखिएगा। उसके बाद है कि ये सरिताएं हिमाचल प्रदेश में केलांग के निकट, कहाँ? केलांग के निकट तांडी में आपस में मिलते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो चंद्रा और भागा है कहाँ पर मिलती हैं? तो ये हिमाचल प्रदेश में मिलती हैं। कहाँ पर? केलांग के निकट तांडी में। केलांग के निकट तांडी में, ध्यान रखिएगा। इसलिए इसे चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। चंद्र और भागा मिलती हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? किसको चंद्रभागा नाम से जाना जाता है? चेनाब को चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले यह नदी 1180 किलोमीटर बहती है ना। बस इतना थोड़ा सा, ये तो फैक्ट है, उतना बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है, बस वैसे ध्यान रखिएगा। चलिए, रावी सिंधु की एक अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदी है, तो मैंने बताया ही था आपको। यह हिमाचल प्रदेश की, अब यहाँ पे ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, रावी की बात हो रही है। रावी, यह हिमाचल प्रदेश की कुल्लू पहाड़ियों में, हिमाचल प्रदेश की कुल्लू पहाड़ी। अब ये कुल्लू पहाड़ी कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। ये भी आपको पता होना चाहिए कि यह हिमाचल प्रदेश की कुल्लू पहाड़ियों में रोहतांग दर्रे, मतलब रोहतांग दर्रा कहाँ पर है? कुल्लू पहाड़ी में, है ना। यह हिमाचल प्रदेश की कुल्लू पहाड़ी में रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकलती है और यह राज्य की चंबा घाटी में से बहती है। राज्य की चंबा घाटी। चंबा घाटी कहाँ पर है? चंबा घाटी भी कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। चंबा घाटी कहाँ पर है? हिमाचल। मतलब कई चीज़ें यहाँ पर आपको निकल आ रही हैं कि यह हिमाचल प्रदेश की कुल्लू पहाड़ियों में रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकलती है और राज्य की चंबा घाटी से बहती है, और राज्य की चंबा घाटी से बहती है। ये लाइन आपको ध्यान रखना है। उसके बाद क्या है कि पाकिस्तान प्रवेश करने व सराय सिंधु के निकट, पाकिस्तान में प्रवेश करने व सराय सिंधु के निकट चेनाब नदी में मिलने से पहले यह नदी पीर पंजाल, है ना, यह नदी पीर पंजाल के दक्षिण पूर्वी भाग व धौलाधर के बीच प्रदेश से प्रभावित होती है। ठीक है। उसके बाद कौन आता है? उसके बाद आता है व्यास नदी की बात, है ना। किसकी बात हो गई? झेलम, चेनाब, रावी। अब किसकी बात हो रही है? व्यास की। देखिएगा, व्यास सिंधु की अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदी, बात ठीक है।
जो समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर रोहतांग दर्रे के निकट, ये ध्यान रखिएगा, रोहतांग दर्रे के निकट व्यास कुंड से निकलती है। व्यास को याद करना आसान हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये पता हो जाएगा कि ये व्यास कुंड से ही निकलती है ना, इसको याद करना आसान है। कहाँ पर? रोहतांग दर्रे के निकट, ठीक है। यह नदी कुल्लू घाटी से गुजरती है, यह नदी कुल्लू घाटी से गुजरती है और धौलाधर श्रेणी में काती और लारगी में महाखड्ड का निर्माण करती है। काती और लारगी में महाखड्ड का निर्माण करती है, ठीक है। तो उम्मीद है कि इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। यह पंजाब के मैदान में प्रवेश करती हैं, जहां हरिके के पास सतलुज नदी में जाकर, याद रखिएगा कहाँ पर सतलुज मिलती है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि यह जो है कहाँ पर जो सतलुज मिलती है। तो यह पंजाब के मैदान में प्रवेश करती है, जहां हरिके के पास सतलुज नदी में जा मिलती है, ठीक है। तो उम्मीद है ये भी ज़्यादा आपको दिमाग में रहेगा, ठीक है। उसके बाद जो है आता है कौन? सतलुज नदी। किसकी चर्चा होती है? सतलुज नदी। अब इसके बारे में देखिए क्या है कि सतलुज नदी तिब्बत में 4555 मीटर की ऊंचाई पर, कहाँ पर? मानसरोवर के निकट, किसके निकट? मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से निकलती है। किससे निकलती है? राक्षस ताल से निकलती है। सतलुज नदी तिब्बत में 4555 मीटर की ऊंचाई पर कहाँ से निकलती है? बस वैसे मान जैसे सतलुज है, चलो राक्षस ताल, मतलब नाम से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से निकलती है, जहां इसे लॉग चेन खंबाब के नाम से जाना जाता है। किसका नाम जाना जाता है? लॉग चेन खंबाब के नाम से जाना जाता है। बस ये नाम ध्यान रखिएगा कि इसे किससे जाना जाता है? लॉग चेन खंबाब के नाम से जाना जाता है। भारत में प्रवेश करने से पहले यह लगभग 400 किलोमीटर तक सिंधु नदी के समानांतर बहती है। कितना? 400 किलोमीटर तक, ये ध्यान रखिएगा, तो है ना, कि सिंधु नदी के समानांतर बहती है और रोपड़ में एक महाखड्ड से निकलती है। रोपड़ में किससे निकलती है? एक महाखड्ड से निकलती है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि यह हिमालय पर्वत श्रेणी में शिपकिला से बहती हुई, हिमालय पर्वत श्रेणी में, कहाँ पर? यह हिमालय पर्वत की श्रेणी में शिपकिला से बहती हुई पंजाब के मैदान में प्रवेश करती है। यह एक पूर्ववर्ती नदी है। कौन सी नदी है? कौन? सतलुज बात हो रही है। कौन सी नदी है? पूर्ववर्ती नदी है। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण सहायक नदी है, क्योंकि यह भाखड़ा नांगल परियोजना के नहर तंत्र का पोषण करती है। सतलुज नदी, ये चीज ध्यान रखिएगा, भाखड़ा नांगल परियोजना। कौन सी? भाखड़ा नांगल परियोजना। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके बाद कौन सा आता है? उसके बाद आता है आपका गंगा नदी तंत्र। कौन सा नदी तंत्र? गंगा नदी तंत्र। चलिए, अब गंगा नदी तंत्र, अच्छी कितना बड़ा है, थोड़ा देख लें एक बार, ये भी काफ़ी है, ठीक है ना। गंगा नदी तंत्र टाइम लेगा मुझे, क्या कोई बात नहीं, इसको आज तो कवर करेंगे ना गंगा नदी तंत्र को, ठीक है। चलिए, कितना टाइम हुआ? अभी है टाइम हुई। गंगा नदी तंत्र देखिए, अपनी द्रोणी और सांस्कृतिक महत्व दोनों के दृष्टिकोणों से गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। आपको पता ही कितना चर्चा होता है गंगा नदी के ऊपर। यह नदी उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से 3900 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। किससे निकलती है? गंगोत्री हिमनद से। कहाँ पर? अब देखिए, उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट, समझ रहे ना, वहां से निकलती है। उसके बाद क्या है कि यहाँ यह भागीरथी के नाम से जानी जाती है। किसके नाम से? अब पहले ध्यान रखिएगा, जब भी चर्चा शुरू हो तो इतना ध्यान रखिएगा कि ये भागीरथी के नाम से सबसे पहले जानी जाती थी। किसके नाम से? भागीरथी के नाम से। यह मध्य व लघु हिमालय श्रेणियों को काट कर, क्या कह रहा, यह मध्य व लघु हिमालय श्रेणियों को काट कर तंग महाखड्डों से होकर गुजरती है। किससे गुजरती है? तंग महाखड्डों से होकर गुजरती है। क्या कहा फिर से?
यह मध्य व लघु हिमालय श्रेणियों को काटकर तंग महाखड्डों से होकर गुजरती है। यह पॉइंट ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद है कि देवप्रयाग में, कहां पर, देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती है। भागीरथी अलकनंदा से मिलती थी। पहले तो भागीरथी के रूप में आ रही थी, लेकिन देवप्रयाग में ये किससे मिलती है, अलकनंदा से मिलती है। और इसके बाद क्या कहलाती है, गंगा कहलाती है। इसके बाद क्या कहलाती है, गंगा कहलाती है। मतलब कि भागीरथी देवप्रयाग में आकर के अलकनंदा से मिलती है तो क्या कहलाती है, गंगा कहलाती है। गंगा बनने के लिए कहाँ पर किससे मिलन होता है, भागीरथी का किससे मिलन होता है, अलकनंदा से। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है कि अलकनंदा, अलकनंदा नदी का स्रोत बद्रीनाथ के ऊपर सतोपथ हिमनद है। अलकनंदा नदी का स्रोत, अब देखिए अलकनंदा से मिलती है ना, तो अलकनंदा का भी स्रोत कुछ पता होना चाहिए आपको, है ना। अलकनंदा नदी का स्रोत बद्रीनाथ के ऊपर सतोपथ हिमनद है। हालांकि कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता है कि अलकनंदा का स्रोत कौन सा है। तो अगर आपको ध्यान रखना, ध्यान रखिएगा कि सतोपथ हिमनद है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद जो है ये देखिए, ये अलकनंदा धौली और विष्णु गंगा धाराओं से मिलकर बनती है। ये भी ध्यान रखिएगा, अलकनंदा धौली और विष्णु गंगा धाराओं से मिलकर बनती है, जो जोशी मठ है या विष्णु प्रयाग में मिलती है। कहाँ पर मिलती है, फिर से अलकनंदा किससे मिलती है, अलकनंदा धौली और विष्णु गंगा से मिलकर बनती है। ध्यान रखिएगा, अलकनंदा धौली और विष्णु गंगा धाराओं से मिलकर बनती है, जो जोशीमठ या विष्णु प्रयाग में मिलती है। ठीक है, उसके बाद आता है कि अलकनंदा की अन्य सहायक नदी। अब यहां पर अलकनंदा की यही है, देखिए एनसीईआरटी में क्या क्या चीजें हैं, अब आपको न मिले बात अलग है। अलकनंदा की, अब देखिए अलकनंदा की अन्य सहायक नदी कौन कौन सी है। अलकनंदा की अन्य सहायक नदी, पहली ध्यान रखिएगा ये कि नदी पिंडार, अलकनंदा की सहायक नदी कौन सी है, पिंडार, जो इससे कर्णप्रयाग में मिलती है। अलकनंदा की सहायक नदी कहां पर मिलती है, कर्णप्रयाग में। कौन सी नदी है, पिंडार, है ना, कर्ण। जबकि मंदाकिनी या काली गंगा इसे रुद्रप्रयाग में मिलती है। क्या कहा, फिर से एक बार, अलकनंदा की अन्य सहायक नदी पिंडार है, जो इससे कर्णप्रयाग में मिलती है। कहां पर, कर्णप्रयाग में। जबकि मंदाकिनी या काली गंगा इससे रुद्रप्रयाग में मिलती है। कहां पर मिलती है, रुद्रप्रयाग में मिलती है। ठीक है, फिर से एक बार, अब आगे चलिए कि देखिए गंगा नदी हरिद्वार में मैदान में प्रवेश करती है। गंगा नदी कहां पर मैदान में प्रवेश करती है, तो गंगा नदी हरिद्वार में मैदान में प्रवेश करती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद गंगा, यहां से यह पहले दक्षिण की ओर, फिर दक्षिण पूर्व की ओर, और फिर पहले क्या, यहां से यह दक्षिण की ओर, फिर दक्षिण पूर्व की ओर, और फिर कहां पे गायब है, फिर पूर्व की ओर बहती है। पहले दक्षिण की ओर, मतलब लाइन कैसे होगा, पहले दक्षिण की ओर, फिर दक्षिण पूर्व की ओर, फिर पूर्व की ओर, ऐसे नदी बह रही है गंगा। गंगा का डायरेक्शन ऐसे है। ठीक है ना, तो इतना थोड़ा सा बस ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या है, अंत में यह दक्षिण मुखी होकर दो जल वितरिकाओं भागीरथी और पद्मा में विभाजित हो जाती है। किसमें, यह भागीरथी और पद्मा में विभाजित हो जाती है, दक्षिण मुखी होकर, मतलब दक्षिण तरफ जा रहे हैं। ठीक है, अब ये थोड़ा सा फैक्ट है, फैक्ट अगर आपको मन करे ध्यान रख लीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, फैक्ट कोई जरूरी नहीं है ना। क्या, इस नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। यह उत्तराखंड में 110 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर, बिहार में 445 किलोमीटर और पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर मार्ग तय करती है। ठीक है, तो ये तो फैक्ट है, आपको मन करे याद कर लीजिएगा। उसके बाद क्या है कि गंगा द्रोणी केवल भारत में लगभग
ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। गंगा द्रोणी गंगा द्रोणी केवल भारत में लगभग 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। ये फैक्ट आपको कहीं से मेंस में ये यूज करने में काम आता है कि गंगा द्रोणी केवल भारत में लगभग 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। यह भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है, जिससे उत्तर में हिमालय से निकलने वाली 12 मासी व अनित्यवाही नदियां और दक्षिण में प्रायद्वीप से निकलने वाली अनित्यवाही नदियां शामिल हैं। फिर से एक बार क्या करें कि यह भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है, जिससे उत्तर में हिमालय से, उत्तर में अगर बात करें तो हिमालय से निकलने वाली 12 मासी व अनित्यवाही नदियां और दक्षिण में प्रायद्वीप से निकलने वाली अनित्यवाही नदियां शामिल हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, अभी पॉइंट ये ध्यान रखिएगा, ये मैंने आपको मैप में दिखाया रहा होगा ना, मैप में दिखाया रहा हूँ। हालांकि फिर से एक बार जो है अब तो डिस्कशन हो ही रहा है उसी चीज़ का ना, जो मैप में दिखाया उसकी डिस्कशन ही हो रहा है। सोन इसके दाहिने किनारे पर मिलने वाले, पर सोन गंगा नदी के किस तरह से मिलती है, तो दाहिने साइड से। सोन इसके दाहिने किनारे पर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदी है। बाएं तट पर मिलने वाली महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? बाएं तट पर मिलने वाली महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी व महानंदा। कौन कौन सी? देखो दाहिने से किसकी बात हो रही है, तो दाहिना कौन सा? सोन आके मिल रही है। और बाएं साइड से जो, देखिए एनसीईआरटी की आपको ना एक एक चीज़ पता होनी चाहिए, क्योंकि जो पेपर सेट करने वाले होते हैं ना, उनको पता होता है कि एनसीईआरटी में क्या क्या है, क्योंकि उनका एक बेसिक जो रिसोर्स होता है पेपर सेट करने का, वो ये भी होता है एनसीईआरटी, तो ध्यान रखिएगा। तो बाएं साइड से कौन कौन मिलती है? रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। इतनी बात आपको ये सब चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। चलिए उसके बाद क्या आता है, सागर द्वीप के निकट यह नदी अंततः कहाँ पर मिल जाती है? बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पर? सागर द्वीप के निकट, ये ध्यान रखिएगा। किसके निकट? सागर द्वीप के निकट। ठीक है, उसके बाद क्या है? उसके बाद ये नमामि गंगा परियोजना है, इसके बारे में आप मन करे कुछ देख लीजिए डिटेल में, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। चलिए, यमुना गंगा की सबसे पश्चिमी, देखिए एनसीईआरटी इस बात को लिख रहा है कि यमुना गंगा की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी है। सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? तो यमुना है। हालांकि यमुना के बारे में सुने सब रहते हैं, लेकिन ये बात नहीं पता होता कि सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी है, ये बात नहीं पता होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसका स्रोत यमुनोत्री हिमनद है। इसका स्रोत कौन है? यमुनोत्री हिमनद है। देखिएगा, इसका स्रोत यमुनोत्री है, एक गंगोत्री था एक गंगा का, और इसका क्या है? यमुनोत्री, जो हिमालय में बंदर पूंछ श्रेणी की पश्चिमी ढाल पर 6316 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। क्या बात है, कुछ ज़्यादा ऊंचा है ना। चलिए अब ध्यान दीजिएगा कि प्रयाग इलाहाबाद में इसका गंगा से संगम होता है। ये बात आपको पता, संगम का मेला बहुत फेमस है इलाहाबाद का। हाँ, प्रायद्वीपी पठार से निकलने वाली, अब ध्यान दीजिएगा, प्रायद्वीपी पठार बात हो रही है। अब ये प्रायद्वीप पठार क्या है, ये पीछे डिस्कशन हो चुका है, ये आपको पता होगा। प्रायद्वीप पठार से निकलने वाली चंबल, सिंध, बेतवा, केन इसके दाहिने तट पर मिलती हैं। कौन कौन? चंबल, सिंध, बेतवा, केन इसके दाहिने तट पर मिलती हैं। और ध्यान दीजिएगा कि जबकि हिंडन, रिंद, सेंगर, वरुणा आदि इसके बाएं तट पर मिलती हैं। याद रखिएगा कौन कौन से दाहिने तट पर मिलती हैं? चंबल, सिंध, बेतवा, केन। लेकिन बाएं तट पर कौन कौन मिलती हैं? हिंडन, रिंद, सेंगर, वरुणा। तो इनको जो ध्यान रखिएगा कि बाएं तट पर कौन मिलती है और दाहिने तट पर, ये स्टेट पीसीएस में बहुत आता है। स्टेट पीसीएस में देखेंगे खूब क्वेश्चन इससे भर के आते हैं। ठीक है ना। इसका अधिकांश जल सिंचाई, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इसका अधिकांश जल सिंचाई उद्देश्यों के लिए पश्चिमी व पूर्वी यमुना नहर तथा आगरा नहर में आता है।
ठीक है, तो थोड़ा सा जो है इसके बारे में जानकारी थी, उसको ध्यान दीजिएगा। अब आगे चलिए, थोड़ा सा और डिटेल होती है। चंबल नदी नदी कर रहा हूँ सॉरी, चंबल नदी मध्य प्रदेश के मालवा पठार में, चंबल नदी मध्य प्रदेश के मालवा पठार में महू के निकट निकलती है। कहाँ पर निकलती है? चंबल। चंबल कहाँ निकलती है? मध्य प्रदेश के मालवा पठार में महू के निकट निकलती है और उत्तरमुखी होकर, क्या? और उत्तरमुखी होकर एक महाखड्ड से बहती हुई, उत्तरमुखी होकर एक महाखड्ड से बहती हुई राजस्थान में कोटा पहुंचती है। कोटा, जहां इस पर गांधी सागर बांध बनाया गया। याद रखिएगा, गांधी सागर बांध किस पर है? चंबल नदी पर है। ये चीज ध्यान रखिएगा, गांधी सागर बांध कहां पर है? तो गांधी सागर बांध कहां पर है? चंबल नदी पर है। ठीक है, चलिए, कोटा से यह बूंदी, कोटा से यह बूंदी, सवाई माधोपुर और धौलपुर होती हुई यमुना नदी में मिल जाती है। चंबल अपनी उत्खात भूमि वाली भू आकृति के लिए प्रसिद्ध है। चंबल अपनी, ये फेमस क्वेश्चन है, ये फेमस क्वेश्चन है कि चंबल अपनी उत्खात भूमि वाली भू आकृति के लिए प्रसिद्ध है, जिसे चंबल खड्ड कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? जिसे चंबल खड्ड कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए, गंडक नदी दो धाराओं, गंडक की बात हो रही, किसकी बात हो रही है? गंडक नदी की। गंडक नदी दो धाराओं, काली गंडक और त्रिशूल गंगा, काली गंडक और त्रिशूल गंगा, है ना, सफेद गंडक नहीं है, ध्यान रखिएगा। काली गंडक और सफेद त्रिशूल गंगा है ना। सफेद गंडक नहीं, मतलब काली, सोच रहे काली गंडक और सफेद गंडक मिला, नहीं। गंडक नदी दो धाराओं, काली गंडक और त्रिशूल गंगा के मिलने से बनती है ना। काली गंडक और त्रिशूल गंगा के मिलने से बनती है। और एक चीज, यह नेपाल हिमालय में धौलागिरी, यह नेपाल हिमालय में धौलागिरी व माउंट एवरेस्ट के बीच निकलती है और मध्य नेपाल को अपवाहित करती है। किसको? मध्य नेपाल को अपवाहित करती है। ठीक है, उसके बाद क्या है? बिहार के चंपारण जिले में यह गंगा मैदान में प्रवेश करती है। बिहार के चंपारण जिले में यह गंगा मैदान में प्रवेश करती है और पटना के निकट सोनपुर में गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। कहाँ पर मिलती है? सोनपुर में। कहाँ पर? पटना नदी, पटना के पास में। ठीक है, उसके बाद आता है घाघरा नदी बारे में। देखिए इसमें क्या कह रहे हैं। घाघरा नदी माप चाचुंगो, क्या नाम है? घाघरा नदी माप चाचुंगो हेमनद से निकलती है। कहाँ से निकलती है? माप चाचुंगो हेमनद से निकलती है तथा तिला, सेती व बेरी नामक सहायक नदियों का जल ग्रहण करने के उपरांत यह शीशा पानी में एक गहरे महाखड्ड का निर्माण करते हुए पर्वत से बाहर निकलती है। ठीक है ना। घाघरा नदी मापजा चुंगो हिमनद से निकलती है, ये ध्यान रखिएगा। घाघरा नदी कहाँ से निकलती है? मापजा चुंगो नदी तथा तिला, सेती व बेरी नामक सहायक नदियों, याद रखने की जरूरत है, कभी कभी अगर पूछेगा भी देखा जाएगा, है ना, कि मतलब तिला, सेती व बेरी नामक सहायक नदियों का जल ग्रहण करने के उपरांत सीसा पानी के एक गहरे महाखड्ड का निर्माण करते हुए पर्वत से बाहर निकल जाती है। हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, क्या कि शारदा नदी मतलब काली या काली गंगा, मतलब शारदा नदी को ही काली या काली गंगा बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। इसे मैदान में मिलती है और अंततः छपरा में यह गंगा नदी में विलीन हो जाती है। अंततः कहाँ पर विलीन होती है? छपरा में। अब ये छपरा आपको पता ही होगा, है ना। कोसी नदी, कोसी एक पूर्ववर्ती नदी है। कौन सी? कोसी एक पूर्ववर्ती नदी है जिसका स्रोत तिब्बत में माउंट एवरेस्ट के उत्तर में है। याद रखिए, कोसी, इसकी चर्चा हुई थी, कोसी नदी की चर्चा हुई थी इसके पहले भी। कोसी एक पूर्ववर्ती नदी है जिसका स्रोत तिब्बत में माउंट एवरेस्ट के उत्तर में है, जहां से इसकी मुख्य धारा अरुण निकलती है। कौन निकलती है? अरुण। देखिए, नेपाल में मध्य हिमालय को पार करने के बाद, नेपाल में मध्य हिमालय को पार करने के बाद इसमें पश्चिम से सोन कोसी और पूर्व से तमुर कोसी मिलती है। ठीक है ना।
अरुण नदी से मिलकर यह सप्तकोशी बनाती है। सप्तकोशी पहली बार चर्चा हो रही है ना सप्तकोशी के बारे में, तो ध्यान रखिएगा। अरुण नदी से मिलकर क्या बनाती है? सप्तकोशी बनाती है। ठीक है, अब थोड़ा सा स्पीड चलेगा। अब स्पीड थोड़ा सा ऐसे ही चलेगा, है ना, क्योंकि अब कवर करना है ना, पता चला कि कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा, है ना। हिस्ट्री, फिर उसके बाद ज्योग्राफी, है ना, फिर उसके बाद जो है देखिए एक एक बुक तो पता ही चल जाएगा आपको कौन से बुक चल रही है, क्योंकि मैं थंबनेल में इस चीज़ को डाल देता हूँ ताकि जो है आपको कभी कन्फ्यूजन ना हो किस चीज़ में हम चल रहे हैं, है ना। पहले ये चलेगा, उसके बाद देखेंगे हिस्ट्री कोई पार्ट उठाएंगे, एंशिएंट या मेडिवल कोई उठाएंगे, फिर उसके बाद फिर दूसरा जियोग्राफी शुरू करेंगे कोई, है ना। मतलब कुछ चीज़ में ना कमांड करिए, वो मजाक नहीं चलेगा। कुछ चीज़ें बेसिक कमांड तगड़ा होना चाहिए, मतलब मज़ा आ जाए, आपको लगेगा हाँ यार बैठे एग्जाम में तो हाँ कि मतलब कि गजब का फीलिंग आ रही है। पता चला कि यही बेसिक चीज़ नहीं आती है तो वहीं पर कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ थोड़ा सा हम भी फोकस कर रहे हैं, तो आप भी फोकस करिएगा कि जो है कि एक अच्छा तगड़ा कमांड हो सब्जेक्ट पे। ठीक है, रामगंगा गैरसैंण के निकट, रामगंगा नदी गैरसैंण के निकट गढ़वाल की पहाड़ियों से निकलने वाली अपेक्षाकृत छोटी नदी है। रामगंगा नदी गैरसैंण के निकट गढ़वाल की पहाड़ियों से निकलने वाली अपेक्षाकृत छोटी नदी है। शिवालिक को पार करने, ध्यान रखिएगा, शिवालिक को पार करने के बाद यह अपना मार्ग दक्षिण पश्चिम की ओर बनाती है और उत्तर पश्चिम में नजीबाबाद, और उत्तर पश्चिम में नजीबाबाद, उसके बाद क्या है, उत्तर पश्चिम में नजीबाबाद के निकट मैदान में प्रवेश करती है। अंत में कन्नौज के निकट यह गंगा नदी में मिल जाती है। बस इतना थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या है, छोटा नागपुर पठार के पूर्वी किनारे पर, छोटा नागपुर पठार के पूर्वी किनारे पर दामोदर नदी बहती है और भ्रंश घाटी से होती हुई हुगली नदी में गिरती है। छोटा नागपुर पठार के पूर्वी किनारे पर दामोदर नदी बहती है, याद रखिएगा। दामोदर नदी कहाँ बहती है? तो छोटा नागपुर पठार के पूर्वी किनारे पर, और भ्रंश घाटी से होते हुए, है ना, हुगली नदी में गिरती है। ठीक है, उसके बाद आता है कि बराकर इसकी मुख्य सहायक नदी है। कभी बंगाल का शोक कही जाने वाली इस नदी को दामोदर घाटी कारपोरेशन नामक एक बहुउद्देशीय परियोजना ने वश में कर लिया है। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या है, शारदा या सरयू नदी का उद्गम, शारदा या सरयू नदी का उद्गम नेपाल हिमालय में मिलाम हिमनद में है। याद रखिएगा, ये लाइन ध्यान रखिएगा कि शारदा या सरयू नदी का उद्गम नेपाल हिमालय में मिलाम हिमनद में है। ठीक है, जहाँ इसे गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है। यह भारत नेपाल सीमा के साथ बहती हुई, जहाँ इसे काली या चाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काली या चाई घाघरा नदी में मिल जाती है। कहाँ पर मिलती है? घाघरा नदी में मिल जाती है। कौन? शारदा या सरयू नदी। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये वाली लाइन, गंगा नदी की एक अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदी महानंदा है ना। ये सब मैप में मैं दिखाया हूँ, मैप में जब आप देखेंगे, जब मैं आपको बता रहा था तब महानंदा वगैरह सब दिखाया हूँ मैं। ठीक है, गंगा नदी की एक अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदी महानंदा है, जो दार्जिलिंग पहाड़ियों से निकलती है। किससे निकलती है? जो दार्जिलिंग पहाड़ियों से निकलती है। यह नदी पश्चिमी बंगाल में गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है। क्या कहा? कि यह नदी पश्चिमी बंगाल में गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम सहायक नदी कौन सी? कौन सी नदी? महानंदा। ठीक है, उसके बाद कौन सा पॉइंट है, शायद लास्ट है ये, गंगा के दक्षिण तट पर सोन एक बड़ी सहायक नदी। ये सब जो सहायक नदी है इस पहले चर्चा हो चुकी है, कौन सी बाएं मिलेगी, कौन सी दाएं मिलेगी। अब उसको जो बताया जा रहा है, एक्सप्लेन किया जा रहा है, बस अंतर इतना ही है। जो अमरकंटक पठार से निकलती है, पठार के उत्तरी किनारे पर जलप्रपातों की श्रृंखला बनाती हुई यह नदी पटना से पश्चिम में आरा के पास गंगा नदी में विलीन हो जाती है। ठीक है,
तो उम्मीद है कि इतनी सारी बातें जो है आपको पूरा गंगा नदी तंत्र के बारे में समझ में आई होगी। एक बार, दो बार, तीन बार अच्छे से रिवीजन करिए, वैसे तो सब गायब हो जाएगा, है ना। सब जितना बताया गया सबका सब कुछ गायब हो जाएगा, है ना। तो एक बार, दो बार रिवीजन करिए, उसके बाद पीवाईक्यू देखिए, हाँ पीवाईक्यू में क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसी को एक आगे बढ़ाएंगे बाकी। ठीक है ना, चलिए।